जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सामान्य विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, किसानों को कई बार सलाह दी जाती है कि वे खेत की मृदा में चूना मिलाएं। इसका कारण है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो आपको पता होना चाहिए कि चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यह क्षारीय है। और क्षार क्या करता है? अम्ल को बैलेंस करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, कि चूना मृदा की अम्लीयता को कम करता है। अब मृदा की अम्लीयता कम होगी तो क्या होगा? वह मिट्टी खेती के थोड़ा ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। तो अब हमारा प्रश्न है, किसानों को जो सलाह दी जाती है ना कि वे खेत की मृदा में चूना मिलाए, तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन सी, चूना मृदा की अम्लीयता को कम करता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों और उनसे प्राप्त खाद्य पदार्थों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको ध्यान देना है, सुमेलित नहीं है यानी बाकी सुमेलित हैं। अब देखिए, अदरक राइजोम बिल्कुल सही है। जूट जो प्राप्त होता है तने से, यह भी सही है। अफीम बीजकोश से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, जो ऑप्शन डी है ना, केसर, वह फूल के पुंकेसर से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन क्या दे रखा है? यह सही नहीं है। तो अपने को यही पूछा है ना कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केसर यहाँ बीज दे रखा है, होना चाहिए केसर का पुंकेसर, इसलिए ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा? डी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि निम्नांकित में से किस धातु का उपयोग उसकी मूल अवस्था में किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक। यहाँ पर देखिए सोना, सोना यानी गोल्ड, इसे लैटिन भाषा में आरम कहते हैं। यह अक्रिय धातु है। अब अक्रिय धातु यानी क्रिया निष्क्रिय है, तो इसका उपयोग मूल अवस्था में ही किया जाएगा। यहाँ आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि गोल्ड यानी स्वर्ण को लैटिन भाषा में नाम आरम है, और इसको कॉइन मेटल भी कहा जाता है, सिक्का धातु। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेते हैं। अब अगला देखिए, नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर प्रिंटर की गुणवत्ता को नापा जाता है। आजकल साइंस, जनरल साइंस में, एवरीडे साइंस में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और कई बार यह ओवरलैप होकर के कंप्यूटर वाले टॉपिक्स में भी चला जाता है। तो कंप्यूटर प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में नापा जाता है? सही उत्तर है डी, डॉट्स पर इंच। ये जो डॉट्स पर इंच है ना, यह उस प्रिंटर की रिजोल्यूशन पावर को बताता है, यानी वह कितना क्लैरिटी से अपना काम करता है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, निम्नांकित वैज्ञानिकों में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कहे जाते हैं? आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आजकल के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है जॉन मैकार्टी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्टी। इसमें जो चार्ल्स बेबेज दे रखा है ना, उन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा वैज्ञानिक उपकरण तारों एवं आकाशगंगाओं की चौड़ाई नापने के काम में आता है? अब एवरीडे साइंस के अकॉर्डिंग जो तारे हैं, आकाशगंगा है, इन पर क्वेश्चन आता ही है। तो इनकी चौड़ाई मापने के कौन सा काम आता है? ऑप्शन सी, इंटरफेरोमीटर। यहाँ पर एक और देख लीजिए, बैरोमीटर भी दे रखा है। तो बैरोमीटर वायु दाब मापी है, वायु के दबाव को नापने के काम में आता है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संरचना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आजकल सही कूट चयन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। पहला है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ही परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो पहला कथन हमारा हो गया सही। अब दूसरा देख लीजिए, परमाणु के बाह्य नाभिक की भाग यानी नाभिक के बाहर के भाग की तुलना में नाभिक आकार में अत्यंत छोटा परंतु भार में अधिक होता है। तो यह भी सही है कि
जो अपन जानते हैं कि परमाणु का आकार 10 की घात -15 मीटर 10 की घात -10 मीटर होता है और नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर होता है। या यूँ समझ लीजिए कि अगर परमाणु एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है, अगर हम मानते हैं, तो नाभिक उसमें बैठी मक्खी के इतना बड़ा होगा। लेकिन अभी हमने पहले कथन में पढ़ा है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वही मिला करके परमाणु के अधिकांश द्रव्यमान को डिसाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन तो बाह्य कक्षाओं में घूमते रहते हैं और उनका भार नगण्य होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों कथन सही है। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, 1 एवं 2 दोनों। अब नेक्स्ट देख लीजिए, किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं इसका सही ऑप्शन है डी, यूरिया। सबसे पहले आप देख लीजिए कि नाइट्रोजन गुरु पोषक तत्व है। यह पौधों में वृद्धि के लिए जरूरी होता है। जो यूरिया है ना, NH2CO इसमें लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यह दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया। इसे वोहलर नाम के वैज्ञानिक ने मानव मूत्र से बनाया था, तो यूरिन से इसका नाम हो गया यूरिया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी जो मैंने बताए फैक्ट्स उसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सैन्य क्षेत्र में चर्चित हेलिना है। अब ये हेलिना क्या है? आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी में या एवरीडे साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें हमारे डिफेंस से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा विकसित एक मिसाइल प्रणाली है। तो हेलिना क्या है? मिसाइल प्रणाली है जिसे नाम से ही हेलिना यानी हेलीकॉप्टर, तो जिसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, रेट्रो वायरस का अर्थ। आजकल वायरस और वायरस में भी रेट्रो वायरस, उस पर काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियां सामने आ रही, तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में रेट्रो वायरस क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वही सही है, ऐसा RNA वायरस, यानी ये वायरस कैसा है? RNA होता है, सिंगल कुंडलित। यह RNA वायरस सजीव में संक्रमण कर DNA का संश्लेषण करता है। अब यहाँ आपको बता दूं कि RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ विषाणु पर हम एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि यह सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज़ का दौर चल रहा है, तो एक क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। कोरोना जांच के लिए चर्चा में रही RT-PCR तकनीक, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिकृति बनाए जाने पर आधारित है। PCR इस तकनीक को विकसित करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं, यह हमसे पूछा गया है। तो इस तकनीक का जो विकास किया था उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केरी मुलिस। यहाँ पर हरगोविंद खुराना, यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने DNA का जो है कोड उसे विकसित किया था, आनुवंशिक पदार्थ की खोज की थी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा एक भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट में सम्मिलित नहीं है? यहाँ आपको ध्यान देना है कि बाकी सब तो हॉट स्पॉट है, इसमें से कौन सा एक है जो इस हॉट स्पॉट में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी तरह के क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और वो नहीं शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हिमालय तराई, पश्चिमी घाट और सुंदरवन यह हॉट स्पॉट में शामिल है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? बी, उत्तर भारतीय समतल हॉट स्पॉट में शामिल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हॉट स्पॉट का अर्थ होता है जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल जो संकटग्रस्त हैं। यहाँ पर जो हॉट स्पॉट शब्द है ना, इसे मेयर्स ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था, यह भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंध रखती है?
तो नीली क्रांति यह सबसे सही इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन यानी मछलियों के प्रोडक्शन से रिलेटेड है नीली क्रांति। यहाँ पर जो मुर्गी अंडा पालन दे रखा है वह रजत क्रांति यानी सिल्वर रिजोल्यूशन से संबंधित है, और जो सरसों उत्पादन दे रखा है ना वह येलो क्रांति, येलो रिजोल्यूशन यानी पीली क्रांति से संबंधित है। यहाँ पर बता दें कि राजस्थान सरसों के उत्पादन में भारत में नंबर 1 है, अतः राजस्थान को सरसों स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एक साथ 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। राजस्थान में वैज्ञानिक महत्व के संस्थानों को उनके स्थापना स्थल से सुमेलित कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में कई बार हमको 1 या 2 पता होता है ना, तो भी हम उसे सेट कर सकते हैं। अब इसको आप ऐसे देख लीजिए कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान यह जयपुर में है। तो अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आप तुरंत जो 4 ऑप्शन है ना उसमें से देख लीजिए कि आप बी देख लीजिए कि पहले का उत्तर बी है, बाकी में किसी में भी पहले का उत्तर बी नहीं है, तो आप सीधे इससे उत्तर तक पहुंच सकते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, तो इसका जो हेडक्वार्टर है संस्थान वह है टोंक में। फिर देख लीजिए केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, परीक्षा में कभी ऊष्ट भी आ सकता है, तो वो कहाँ पर है, बीकानेर में। और केंद्रीय वृक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसको अपन काजरी बोलते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश वर्जन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह देख लीजिए कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो आपका सही ऑप्शन है बी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जोधपुर के बारे में बात करते हैं ना, जोधपुर को सूर्य नगरी भी बोलते हैं, राजस्थान की सन सिटी। इसके साथ ही जोधपुर को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी का भी दर्जा दिया जाता है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है जो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा गुण भारी जल का नहीं है? ध्यान रखिए, भारी जल का नहीं है। भारी जल यानी D2O, सामान्य जल को हम क्या लिखते हैं, H2O। भारी जल क्या हुआ, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका सही उत्तर है भारी जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, तो ये सही है, यानी बी सही है। भारी जल का जमाव बिंदु साधारण जल की तुलना में अधिक होता है, ये भी सही है। अब कौन सा गुण भारी जल का नहीं है, तो भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है, यह गलत है, असत्य, यह नहीं है। तो हमें यही तो पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए नहीं है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, निम्न में से कौन सा द्रव मिश्रण रॉकेट्स के प्रोपेलेंट ईंधन की तरह उपयोग में लाया जाता है? जब रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है ना, तब उसमें कौन सा प्रोपेलेंट ईंधन की तरह उपयोग में लेते हैं? तो द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित ऑक्सीजन। अब ये द्रवित रूप में लेने से क्या होता है, जगह कम घेरते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन तो काम करेगा ईंधन का, और ऑक्सीजन काम करेगी उसे जलने में सहायक यानी ऑक्सीकारक के रूप में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन का चूंकि किसी भी आवर्त सारणी में किसी एक के साथ इसके गुण नहीं मिलकर इसके 1, 4 और 17 तीन 1, 14 और 17 तीन समूह से गुण मिलते हैं, अतः आवर्त सारणी में इसको अलग ही रखा जाता है। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। इसके साथ ही आवर्त सारणी के सभी तत्वों में हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में देख लीजिए आपकी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से पालन करते हैं। अब किस सिद्धांत का पालन करते हैं? आजकल हम सभी गाड़ियां चलाते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक भी है, हमें पता तो होना चाहिए कि किसके सिद्धांत का पालन करते हैं। तो याद रखिए, यह पास्कल के सिद्धांत का पालन करते हैं। और पास्कल का जो सिद्धांत है ना, वह क्या है, स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान होता है। अब नेक्स्ट देखिए, छोटे छोटे समुद्री जंतु जो चूने पत्थर की चट्टानें निर्मित करते हैं।
अब वो क्या है? कोरल रीफ। आपको बता दें, इसको हिंदी में मूंगा चट्टान भी कहते हैं। विश्व में जो ऑस्ट्रेलिया में है ना, द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत है क्वींसलैंड, वहाँ पर है। प्रांत तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो कोरल रीफ है, ये चट्टाने हैं, छोटे छोटे समुद्री जीव हैं, वह चूने के पत्थर की इनको निर्मित करते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन कैल्शियम एवं फास्फेट की मात्रा का नियमन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैराथार्मोन। यह जो पैराथार्मोन है ना, यह पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कैल्शियम और फॉस्फेट, तो इनका उपयोग होता है हमारी अस्थियों के निर्माण में और उसकी मजबूती में। कैल्शियम का द बेस्ट सोर्स माना जाता है वह है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वैज्ञानिक एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अवधारणाओं में सही जोड़े का मिलान कीजिए। हमें सही जोड़ा ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन सी है जोसेफ फ्यूरियर। इन्होंने ग्रीन हाउस गैस अवधारणा दी थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा नंबर 1 ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे नंबर मानी जाती है मीथेन। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। ये जो सीवी रमन दे रखे हैं ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। जॉन केपलर ने ग्रहों की गति के नियम ढूंढे थे, और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल का विकास किया था। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वह है जोसेफ फ्यूरियर, ग्रीन हाउस गैस अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नाखून की अपेक्षा एक सुई से किसी गुब्बारे को आसानी से फोड़ा जा सकता है, इसका कारण क्या है? अब ये एवरीडे साइंस में आप फील करते होंगे कि आप खुद किसी गुब्बारे को फोड़ना चाहें तो सुई से फोड़ना आसान है, नाखून से नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है? सुई की नोक बहुत बारीक होती है। तो ऑप्शन सी, सुई द्वारा आरोपित दाब नाखून से अधिक होता है। नाखून बड़ा होने से दाब, उस पर बल क्या होता है, फैल जाता है, और उसका प्रभाव यानी दाब कम हो जाता है। जबकि सुई में एक बिंदुवत स्थान पर ही वो फोकस होने से दाब ज़्यादा महसूस होता है। तो ऑप्शन सी। अब देख लीजिए, निम्न में से कौन सा उपकरण सूर्य की फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोहीलियोग्राफ। इलेक्ट्रोहीलियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे कक्ष यानी कोल्ड चैम्बर में संग्रहित फल भंडारण जीवन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अभी आप अपने लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे फ्रीज वगैरह में कोई सामान, सब फल या सब्जियां रखते हैं तो लंबे समय तक वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूछा है। तो इसका सही उत्तर है ठंडे कक्ष में फलों की शोषण दर में कमी आती है। अब आपने फ्रिज में रख दिया फल, अब उसमें शोषण दर कम हो गई, यानी उसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कम हो रहा है। अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण धीमे धीमे हो रहा है, यानी फल के पकने की रफ्तार भी क्या हो गई, धीमी हो गई। तो फल जल्दी नहीं सड़ेगा, यानी लंबे समय तक उसको संग्रह करके रखा जा सकेगा। इसलिए इसका ऑप्शन है सी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा भौतिकी गुण तारे के रंग को प्रदर्शित करता है? तो जो तारे हैं ना, अब उनका अलग अलग रंग के होते हैं। आपने पढ़ा होगा वाइट ड्वार्फ वगैरह इस तरह से, ठीक है। तो अब वो रंग किस पर डिपेंड करता है? तो ऑप्शन डी, उस तारे के तापमान पर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सूर्य भी एक तारा है, और जितने भी तारे हैं ना, सभी में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। तो ये 2 क्वेश्चन भी आपके इस तरह से तैयार हो रहे हैं। अब आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित अम्ल सीसा, सीसा यानी ग्लास, उसको घोलने की क्षमता रखता है। इस कारण इसे ग्लास के, शीशी के, कांच के कंटेनर में नहीं रखा जाता है। तो कौन सा अम्ल है? तो याद रखिए इसका ऑप्शन है सही ए, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसमें जो 3 दे रखे हैं ना, अन्य, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन तीनों को खनिज अम्ल भी कहा जाता है और अकार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल को शोरे का तेजाब कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का तेजाब कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। किसी भी देश की वैज्ञानिक समृद्धि का माप
उस देश में सल्फ्यूरिक अम्ल का जितना ज़्यादा उपयोग होता है उससे कैलकुलेट किया जाता है। पूरी उम्मीद है कि यह क्वेश्चंस और इनके साथ जो इंटरप्रिटेशन करते हुए मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाए हैं, जिन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके बहुत काम में आएंगे। आपको सभी को सफलता हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।